हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद दिलीप सोनी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, देश के 5 प्रमुख राज्यों में विधानसभा के निर्वाचन की प्रक्रिया की अधिसूचना निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी कर दी गई है और इस प्रक्रिया के प्रारंभ होते ही शासन या सरकार के ऊपर तथा राजनीतिक दलों और प्रतिनिधियों के द्वारा जो निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग लेने जा रहे हैं वे कई प्रकार के प्रक्रियाओं से प्रतिबंधित या सीमित हो जाते हैं। वास्तव में 26 जनवरी 1950 को भारत के जिस संविधान का हमने लागू किया, उस संविधान में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम, लोकतांत्रिक व्यवस्था और मूल्यों की स्थापना पर बल दिया था। निर्वाचन की प्रक्रिया भारत में जब से प्रारंभ हुई, प्रायः भारतीय निर्वाचन की प्रक्रिया पर अनेक प्रकार के आक्षेप आरोप लगाए जाते रहे। 1989 तक टीएन शेषन के शासनकाल तक कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप जैसे निर्वाचन की प्रक्रिया को बाधित करने के लिए, उसके आदर्शों और मूल्यों को खंडित करने के लिए खुल्लम खुल्ला धन बल, बाहुबल का प्रयोग बहुत बड़ी मात्रा में होता था। लोग निर्वाचन की प्रक्रिया को शासन और सरकार के द्वारा प्रलोभित किया जाता था। तमाम प्रकार के उन प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया जाता था जिससे स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया की स्थापना नहीं हो पाती थी। इसी स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया की स्थापना के लिए 1989 के बाद टीएन शेषन के शासनकाल से इसका बहुत ही अस्थायित्वता के साथ, बहुत ही गंभीरता के साथ पालन शुरू हो चुका है। अभी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर जैसे 5 प्रमुख राज्यों में जो विधानसभा की अधिसूचना जारी की गई, इस अधिसूचना के जारी होते ही निर्वाचन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, मतदाता को अपने इच्छा के अनुसार अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए किसी भी प्रकार के प्रलोभन आदि, डर, भय, मोह आदि से मुक्त होकर अपने पसंद के अनुसार अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए, अर्थात एमएलए को चुनने के लिए या विधानसभा के सदस्यों को चुनने के लिए यह आवश्यक है कि वे आचार संहिता का पालन करें। सामान्यतः मित्रों, आचार संहिता से तात्पर्य होता है निर्वाचन की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले ऐसे विसंगतियों को दूर करना जो निर्वाचन की प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। इस आचार संहिता की घोषणा होने के पश्चात शासन या सरकार तथा सभी राजनीतिक दल और सदस्यों की ये जिम्मेदारी होती है कि निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन की प्रक्रिया की संचालन को देखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि वे इसका सुचारू रूप से पालन सुनिश्चित करें, और यदि वे इसका पालन सुनिश्चित नहीं करते हैं जिससे चुनाव की प्रक्रिया बाधित हो, जिससे चुनाव की प्रक्रिया प्रभावित हो, ऐसी स्थिति में निर्वाचन आयोग उनके लिए दंडात्मक कार्रवाई करने का भी प्रावधान करता है। और इस प्रकार की प्रक्रिया के अंतर्गत अनेक सारे प्रावधान शामिल हैं। इन प्रक्रियाओं को देखते हुए कई प्रकार की प्रक्रियाएं शामिल की गई हैं। मित्रों, एक बात और कहना चाहूंगा कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। एक प्रश्न भारत के ऊपर हमेशा लगता रहा है, क्या भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के साथ साथ सबसे श्रेष्ठ या सबसे अच्छा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का पालन करता है? ये बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह था। लेकिन वर्तमान में जिस तरह से इलेक्शन कमीशन, जो भारतीय संविधान की अनुच्छेद 324 के अंतर्गत एक इलेक्शन कमीशन का प्रावधान किया गया है, जिसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद तथा विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया का संचालन किया जाता है। इस 5 राज्यों में राज्य की सरकार के गठन के लिए विधानसभा के आम चुनाव के आधार पर ही राजनीतिक दलों के द्वारा जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होगा या जिस राजनीतिक दल के गठबंधन को बहुमत प्राप्त होगा, उसको उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया जाएगा और मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल उस राज्य के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, अर्थात एक राज्य सरकार की नियुक्ति का प्रयास किया जाएगा। तो इस प्रकार की देखते हुए स्वस्थ लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि अधिसूचना का कठोरता से के साथ पालन किया जाए, क्योंकि मित्रों, ऐसा प्रायः आरोप प्रत्यारोप सभी राजनीतिक दलों के द्वारा एक दूसरे पर भी लगाए जाते हैं और जनता भी इससे बहुत हद तक प्रभावित होती है। जैसे कि इस आचार संहिता का क्या महत्व है? इस आचार संहिता का जो सबसे बड़ा महत्व है मित्रों, कि केवल निर्वाचन की प्रक्रिया ही लोकतंत्र का आधार नहीं है, बल्कि
स्वस्थ लोकतांत्रिक शासन की प्रक्रिया। स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र से तात्पर्य यही है, स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना यानी आचार संहिता का सबसे बड़ा उद्देश्य या महत्व, आचार संहिता का सबसे बड़ा उद्देश्य या महत्व क्या है? स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना। स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना तभी होगी जब धन बल और बाहुबल, धन बल और बाहुबल, मनी पावर या बाहुबली पर हम क्या करें, इन पर हम पूरी तरह नियंत्रण रखें और ये चुनाव की प्रक्रिया को बहुत अधिक बाधित करने का प्रयास करते हैं, इन पर पूरी तरह नियंत्रण रखना होगा। इसके अतिरिक्त ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं, शासन या सरकार, क्योंकि सत्ता पक्ष या सरकार या गवर्नमेंट कोई भी ऐसी योजना नहीं लागू करेगी, कोई ऐसी स्कीम नहीं लागू करेगी जिससे मतदाताओं को आकर्षित किया जा सके, कोई ऐसी परियोजनाएं नहीं लाई जा सकती जिससे मतदाताओं को प्रलोभित किया जा सके, कोई ऐसी किसी भी विभाग में नियुक्तियां राज्य के अधीन राज्य सेवाओं के अंतर्गत, यद्यप केंद्रीय सेवाएं यथावत रहेगी, केंद्र की योजनाएं यथावत लागू होगी, लेकिन राज्य सरकार के लिए राज्य सरकार के द्वारा या राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा कोई भी ऐसी नियुक्तियां नहीं होगी। कोई भी शासन के द्वारा किसी भी पदाधिकारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, कोई भी भर्तियां नहीं होगी, ऐसी कोई घोषणाएं नहीं होगी जिससे मतदाताओं को प्रलोभित करके उसको अपने पक्ष में करने का प्रयास किया जाता है। तो मित्रों, ऐसा करना ये आचार संहिता के अगेंस्ट होगा। तो ये सारी की सारी जो प्रक्रियाएं हैं ये आचार संहिता के विरुद्ध है। अतः ऐसी स्थिति में निर्वाचन आयोग क्या करता है, इनके लिए स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए दंडात्मक कार्रवाई करता है और इस दंडात्मक कार्रवाई के भय से, जब दंडात्मक कार्रवाई करेगा तो इस दंडात्मक कार्रवाई के भय से राजनीतिक दल मत तथा उसके प्रतिनिधि उसका पालन करने का प्राय प्रयास करते रहते हैं और इस प्रकार की प्रक्रिया को द्वारा ये देखा जाता है कि वे इसका इस तरह से प्रयोग करेंगे जिससे स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना स्थापित हो सके। इस प्रकार मित्रों, निर्वाचन की प्रक्रिया की पारदर्शिता के साथ, उसकी शुद्धता के साथ, उसकी कुशलता के साथ, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ, उनके आदर्शों के साथ संचालित करने के लिए यह आवश्यक है कि निर्वाचन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित किया जाए और निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किए गए आचार संहिता का यथावत पालन किया जाए। जैसे यदि किसी राजनीतिक दल या सदस्य के द्वारा इसे प्रभावित किया जाता है या उसे पालन नहीं किया जाता है तो उस पर अंकुश लगाना या विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई किया जाता है। चुनाव प्रचार आचार संहिता से सामान्य तात्पर्य राजनीतिक दल के सदस्यों के आचरण और व्यवहार से है, जिसमें निर्वाचन आयोग एक दिशा निर्देश जारी करता है जिसमें निर्वाचन को विशेष रूप से प्रभावित करने वाले योजनाएं, परियोजनाएं या सहायता अनुदान या घोषणाएं या सत्ता पक्ष द्वारा नहीं किया जाएगा, जिससे मतदाताओं को अपनी ओर प्रभावित करने का, प्रलोभित करने का, यह स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध होता है। चुनाव में प्रत्येक प्रत्याशी के द्वारा, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, चाहे सत्ता पक्ष का हो या किसी भी राजनीतिक दल का हो या निर्दल सदस्य के द्वारा हो, चुनाव में खर्च की एक निश्चित सीमा तय कर दी जाती है और ये खर्च की सीमा समय समय पर निर्वाचन आयोग के द्वारा तय की जाती है। निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, इस चुनाव खर्च को किस तरह से आप खर्च करेंगे, उसका डेली प्रतिदिन किए गए खर्च का विवरण चुनाव कार्यालय में आपको जमा करना होगा, यानी उस राजनीतिक दल के प्रत्याशी या प्रतिनिधि को जमा करना पड़ेगा। निर्वाचन आयोग प्रतिनिधियों के लिए समय समय पर अन्य प्रकार की प्रक्रियाओं का भी निर्धारण करता है, जैसे जनसभाएं, रैलियां, नुक्कड़ नाटक या अन्य प्रकार के जुलूस या किसी भी अन्य माध्यम से जो चुनाव प्रचार की प्रक्रिया होती है उसके लिए भी समय सीमा का निर्धारण करता है। समय सीमा के निर्धारण के अंतर्गत जैसे यदि कोरोना का कार्य चल रहा है, कोरोना का पीरियड चल रहा है, उसमें भी उसके द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का यथावत पालन होगा। किसी भी जनसभा में अधिकतम कितने लोगों की उपस्थिति हो सकती है, किस तरह से जनसभाएं की जा सकती हैं, उसकी समय सीमा, जैसे वर्तमान में सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक ही रैलियां की जा सकती हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया का दिशा निर्देश चुनाव आयोग के द्वारा जो भी जारी किया जाएगा
उसको पालन करना अनिवार्य होगा। दूसरा, इसके साथ साथ संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग के अनुमति के बिना कोई भी प्रशासनिक कार्य जैसे नियुक्ति है, भर्ती है, प्रोन्नति है, ट्रांसफर है या कोई विशेष प्रकार का निर्णय अगर लेना आवश्यक है तो वह निर्वाचन आयोग के बिना बिना अनुमति के, बिना परमिशन के नहीं ले सकता। अगर ऐसा करता है तो वह आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। विशेष स्थिति में निर्वाचन आयोग की अनुमति आवश्यक होती है। चुनाव की सूचना जारी होते ही आचार संहिता तुरंत इमीडिएट लागू हो जाती है और ऐसी स्थिति में जैसे प्रत्याशियों के द्वारा होर्डिंग, बोर्डिंग, बैनर, पोस्टर, पंपलेट आदि जो विभिन्न प्रकार की सहायक सामग्री है उसका कैसे प्रयोग करेंगे, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर उसका प्रदर्शन नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे उस आचार संहिता का उल्लंघन हो। जैसे प्रचार की गाड़ी में केवल उन्हीं गाड़ियों का प्रयोग किया जाएगा जो निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित चुनाव कार्यालय में वो गाड़ी पंजीकृत हो, जिसका नंबर, जिसका आदेश उनको दिया गया हो। लाउड स्पीकर का प्रयोग एक निश्चित सीमा के हो। लाउड स्पीकर का प्रयोग एक निश्चित सीमा के अंतर्गत होगा। जैसा कि पहले देखा जाता था कि लोग अपने धन बल और बाहुबल के आधार पर बड़ी मात्रा में धन बल के प्रदर्शन करते थे, जिससे मतदाताओं को आकर्षित करके, भयभीत करके, डरा कर, धमका कर, खासकर ग्रामीण भारत जो हमारा अभी भी तमाम प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या तमाम ज्योग्राफिकल समस्याएं भी उनको बहुत बड़ी समस्या के रूप में है, उससे प्रभावित होते हैं। अतः आचार संहिता का कठोरता से पालन करना उनके लिए सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार मित्रों, आचार संहिता आचरण और व्यवहार के वे ऐसे नियम हैं जो चुनाव की प्रक्रिया को स्वस्थ लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर संचालित करने में सहायता देते हैं और इस प्रकार की प्रक्रिया को संचालित करने से भारत में स्वस्थ लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना होती है। इस विधानसभा के चुनाव के बाद जब इसकी प्रक्रिया का संचालन होगा, जैसे अभी उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव की घोषणा की गई है। अब उत्तर प्रदेश देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। 7 चरणों में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से प्रारंभ होकर लास्ट में पूर्वी उत्तर प्रदेश तक चुनाव की प्रक्रिया संचालित होगी, जिसमें बड़ी मात्रा में चुनाव आयोग उसका संचालन करता है। तो मित्रों, अब मैं चाहूँगा कि चुनाव की इस प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका होती है, निर्वाचन आयोग कैसे संचालित करता है, कितने फोर्सेस की आवश्यकता होती है, कितने पैरामिलिट्री फोर्सेस की आवश्यकता होती है, कैसे उसकी चुनाव की प्रक्रिया का अन्य प्रकार से वोटिंग, मतदाता या बूथ या अन्य प्रकार के अधिकारी या संचालन की प्रक्रिया में जो बसें, ट्रकें आदि की व्यवस्था होती है, कैसे होता है, कैसे चुनाव राजनीतिक दल चुनाव चिन्ह वगैरह पाते हैं, कैसे प्रचार करते हैं, इसके लिए मुझे निर्वाचन आयोग पर एक अलग से वीडियो बनाना होगा। तो मित्रों, मैं चाह रहा हूं कि ये निर्वाचन की प्रत्येक प्रक्रिया जो वर्तमान भारत में एक बहुत बड़े चर्चा का विषय बना हुआ है, खासकर उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि 2024 के चुनाव का भी निर्धारण लगभग इसी उत्तर प्रदेश से ही होने वाला है। इसलिए सभी राजनीतिक दल अपने अपने लिए पूरे जोर शोर से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए लगे हुए हैं, अपनी योजनाओं और घोषणाओं को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मित्रों, इसके साथ साथ मैं दूसरे वीडियो में मैं आपको फिर एक बार निर्वाचन आयोग के द्वारा कैसे ये प्रक्रिया संचालित होती है, कैसे उसका प्रक्रिया प्रारंभ होती है, ये सारी चीज़ों का मैं उल्लेख करूँगा। और मैं चाहूँगा कि अगर आप मेरे लिए नए हैं तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब करिए और ज़रूर अपने मित्रों को भी शेयर करिए, जिससे उसका वो भी लाभ उठाएं। ये आपके व्यवहारिक जीवन की प्रक्रिया से भी जुड़ा हुआ है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो ये बहुत ही अति आवश्यक है। धन्यवाद।